रघुवंशी की कहानियाँ और कविताएं आमतौर पर भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर भी लिखा है, जैसे कि जाति, धर्म और गरीबी। रघुवंशी के लेखन को उनकी गहरी समझ और सहानुभूति के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवाज़ उठाई है। नीलेश रघुवंशी का जन्म 1969 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और कई वर्षों तक पत्रकारिता में काम किया। वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने लेखन में अपना करियर शुरू किया और अनेकों उपन्यास, कहानी संग्रह और कविता संग्रह लिखे। वे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, आर्य स्मृति साहित्य सम्मान, दुष्यंत कुमार स्मृति सम्मान, केदार सम्मान, शीला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित हैं। नीलेश रघुवंशी वर्तमान में भोपाल में रहती हैं। वे एक स्वतंत्र लेखक होने के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। शहर से 10 किलोमीटर रघुवंशी का लिखित एक उपन्यास है जो 2022 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास भोपाल शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को दर्शाता है। उपन्यास में कई अलग अलग पात्र हैं, जिनमें किसान, मजदूर, व्यापारी और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। सभी पात्र अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खूबसूरत पुस्तक को लिखने के लिए वैली ऑफ वर्ड्स की ओर से लेखिका को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो। हाँ, अरे नमस्ते। लीलाधर जगूड़ी जी हमारे बीच हैं, तो स्वागत करते हैं। तो मैं वैली ऑफ वर्ड्स का बहुत आभारी हूँ कि इस उपन्यास पे चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया। और परिचय आप सब जान चुके हैं नीलेश रघुवंशी जी का। मूल रूप से कवित्री हैं, लेकिन उपन्यास सबसे पहले इनका उपन्यास के एक कस्बे के नोट्स बहुत लोकप्रिय हुआ था, चर्चा में रहा था। और अब ये दूसरा उपन्यास है, शहर से 10 किलोमीटर। तो मैं चाहूँगा कि जो आप सब बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, वो सब इस उपन्यास से बेहतर तरीके से जुड़ सकें कि इसमें क्या है। हालांकि परिचय में थोड़ा सा बताया गया कि ये शहर से बाहर होते ही शहर की पूरी दुनिया ही बदल जाती। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि दिल्ली से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो पूरा भारत बदल जाता है। तो वैसे ही क्या कस्बे की ज़िंदगी है, क्या ग्रामीण जीवन है, क्या किसानों की ज़िंदगी है, क्या मज़दूरों की ज़िंदगी है, तो जैसे कहा गया इसमें पूरा जीवन इसमें समाहित है। तो बहरहाल उपन्यास पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि ये जो, ताकि आप सब उससे परिचित हो सकें, तो एक संक्षिप्त परिचय जो पुस्तक के बिल्कुल सबसे पीछे है, मैं वो चाहूँगा ममता किरण जी इसको पढ़ दें। जी, मैं पढ़ देती हूँ। शहर से 10 किलोमीटर दूर ही वह दुनिया बसती है जो शहरों की न कल्पना का हिस्सा है न सपनों का। वह अपने दुखों, अपने सुखों, अपनी हरियाली और सुखों के साथ अपने आप में भरी पूरी है। वहाँ खेत हैं, ज़मीन है, कुछ बंजर, कुछ पठार, कुछ उपजाऊ और उनसे जूझते, उनकी वायु में सांसें भरते लोग हैं। उनकी गायें, भैंसें और कुत्ते हैं और आपस में सबको जोड़ने वाली उनकी रिश्तेदारियां हैं, झगड़े हैं, शिकायतें हैं, प्यार है। शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर परे की यह दुनिया हमारी शहर वाली सभ्यता से स्वतंत्र हमारे उस देश की दुनिया है जो विकास की अनेक धाराओं में अपने पैर जमाने की कोशिशों में डूबता उतराता रहता है। इसी जद्दोजहद के कुछ चेहरे और उनकी कहानियां शहर के बीचों बीच भी अपने पहियों और अपने पंखों पर तैरती मिल जाती हैं। यह उपन्यास साइकिल के इश्क में डूबे एक जोड़ी पैरों की परिक्रमा के साथ खुलता है जो शहर के बीच से शुरू होती है और इसके 10 किलोमीटर बाहर तक जाती है। यह शहर है भोपाल।
पहाड़ी चढ़ाइयों और उतराइयों को सड़कों की संयत भाषा में व्याख्यायित करता शहर। सड़कों के किनारे अस्थायी टपरों में बसे लोग, तरह तरह के कामों में लगे वे लोग जो शहरों में रहते हुए भी शहर से बाहर की अपनी पहचान को संजोए रहते हैं। साइकिल सबका हालचाल दर्ज करती हुई घूमती रहती है। एक स्त्री की साइकिल जिसका अपना एक इतिहास है, जो शहर की आपाधापी से दूर खेतों में, शहर के उन हिस्सों में बरबस निकल जाती है जहां शहर तो है लेकिन उसकी कोई खूबी नहीं है। गाँवों की सरहदों का अतिक्रमण करता शहर यहाँ उन लोगों से बहुत बेरहम व्यवहार करता है जो गाँवों की साधनहीनता से भागकर शहर का हिस्सा होने आए हैं। बहुत बहुत आभार ममता किरण जी। और मैं नीलेश जी से बातचीत शुरू करूं उपन्यास पे, उसके पहले थोड़ा सा उपन्यास से पहले और कुछ थोड़ी बात हो जाए कि ये शुरुआत होती चंद्रमा से, चांद से होती है। तो नीलेश जी, जब ये चंद्रयान 3 उतर चुका है तो चांद से आपके रिश्ते में कोई बदलाव आया है क्या? जी अभी तक तो बिल्कुल नहीं आया। ये सही है, खुशी भी बहुत हुई कि चांद के पास हम जा रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चांद तो फिर भी चांद है और हमारे लिए चांद रहेगा ही। और इसी सवाल को अगर मैं उपन्यास से जोड़ूं तो ये उपन्यास जो शहर से 10 किलोमीटर है, अगर इसकी मैं एक बहुत कम शब्दों में कहूँ तो इसको एक तो जो इसमें जो नैरेटर है वो साइकिल से शहर और शहर के आसपास की यात्रा करता है। तो साइकिल एक बहुत घरेलू सवारी है, उसमें बहुत ख़ास तरह की आत्मीयता होती है साइकिल में। उसमें गति होती है लेकिन वो गति जीवन विरोधी नहीं होती। उसकी साइकिल की खासियत यही है कि गति में भी जीवन है, मतलब उसमें ऐसी गति नहीं है जो हमारे जीवन को लीलने की कोशिश करे या हमारे जीवन को लील जाए। और हमारी सबकी पहली सवारी आधुनिकता की बात करें, हम टेक्नोलॉजी की करें तो साइकिल से शुरू हुई। और साइकिल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि हम ज़मीन पर रहते हुए भी वो हमें ज़मीन से ऊपर उठाती है, हमें ज़मीन से पूरी तरह अलगाव नहीं पैदा करती। सवाल तो मैं अभी करने वाला हूं, मैं चांद पर ही आ रही हूँ। तो जो चांद की आपने जो बात कही है, तो चांद ये ना उपन्यास जो है ना एक विकास की वृष्टि छाया पर है, कि जैसे वृष्टि छाया होती है ना कि पर्वत के इस पार बारिश हो रही है और पर्वत ढलान की तरफ बारिश नहीं होती है, तो इसी तरह कमोबेश हमारे देश का जो विकास की जो प्रक्रिया है वो ये है कि सबके लिए सब कुछ नहीं है। तो ये उपन्यास प्रकारांतर से साइकिल को आधार बनाकर आसपास के जीवन के बारे में ही कहता है, सबके लिए सब कुछ संभव नहीं है। तो चांद पर आती हूँ, तो चंद्रयान पर हम चले गए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो चंद्रयान भी सबके लिए नहीं है और चांद भी सबके लिए नहीं है, वो सबके पास अलग अलग ढंग से होता है। तो चांद से जो रिश्ता है वो रिश्ता तो मुझे लगता है बरकरार रहेगा। हम उसके जितने जितने करीब पहुँचेंगे हम और ज़्यादा उसके करीब जाएंगे, उससे हमें और देखने, सुनने और बतियाने का मौका मिलेगा। यही सपना है कि चांद आ जाए पास में। साइकिल की बात आपने खुद ही कर दी। साइकिल इसमें बहुत प्रमुख रोल निभाती है। अब नायिका तो नहीं कह सकते लेकिन सह नायिका तो मान ही सकते हैं साइकिल को। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और साइकिल के इतने सारे पहलू मुझे भी नहीं पता थे। साइकिल चलाई ज़रूर है, लेकिन तो ये साइकिल के प्रति प्रेम जो है ना, जो भर के आया है इसमें उपन्यास में, ये कब से शुरू होता है? ये आपका व्यक्तिगत कोई साइकिल से क्या संबंध आपका? नहीं, व्यक्तिगत संबंध तो अब साइकिल से बचपन में सबका एक सपना ही है, और उपन्यास कहते ही है कि साइकिल एक समय बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की प्रतीक हुआ करती थी और साइकिल होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, और सबके पास साइकिल नहीं होती थी। और एक किराए की एक दुकान होती थी वो, जहाँ से हम सब लोग किराए पे मिलती थी, और वो किराए के इतने पैसे भी सबके पास नहीं होते थे कि वो सब किराए की साइकिल ले लें, तो हम ललाते रहते थे। और फिर पहले डंडे वाली साइकिल, एक ही तरीके की साइकिल होती थी, काले रंग की डंडे वाली। तो वो लड़कियों को तो बड़ी समस्या होती थी, वो लड़कों को तो खैर अलग होती थी कि पहले कैंची सीखना है, कैंची के बाद डंडा, और डंडा के बाद आपको सीट पे जाना है। तो साइकिल को एक सिंबल के रूप में मैंने, एक प्रतीक के रूप में लिया कि पहले साइकिल क्या थी, फिर बीच में एक ऐसा दौर आया कि हमने साइकिल को एक तरीके से तिलांजलि दे दी कि साइकिल बहुत दूध वाले की, प्रेस वाले की, गरीब गुरबों की सवारी हो गई और हम सब मोटर गाड़ियों पर सवार हो गए। तो साइकिल की जो मनोदशा कि साइकिल पहले क्या थी, बीच में क्या हो गई, देन अब फिर साइकिल लौट कर आई है। तो अब जब साइकिल लौट के आई तो एक फिटनेस सिंबल के रूप में लौट के आई और लाखों रुपए में साइकिल मिलती है। तो जो नैरेटर है जो बचपन में है, तो बचपन में भी उसको साइकिल नहीं मिली, बीच में साइकिल छूटी। और अगर हम अपने आप को आज समर्थ कहते भी हैं तो हमारे सामर्थ्य की आर्थिक रूप से परिभाषाएं दिन दिन बदलती जाती हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। तो साइकिल को एक सिंबल के रूप में लिया, और साइकिल से ही कि उसको वो दोबारा से साइकिल के प्रेम में पड़ती है, और साइकिल के साथ साथ वो नैरेटर ज़मीन के प्रेम में पड़ जाती है, किसानों के प्रेम में पड़ जाती है। और वो जो रास्ता चुनती है फिर से जाने के लिए, वो तीसरा रास्ता चुनती है।
रास्ते तो हमारे पास कई हैं, हम एक संपन्न रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं जो बहुत कम लोगों के पास है, और एक बड़ी आबादी के पास जाती है कि जो मतलब महानगर उपनगर हम नहीं कह सकते, वो शहर से बस आप शहर को आपने क्रॉस किया नहीं है कि आपको वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो साइकिल बहुत पास से वो जीवन को दिखाती है, उस जीवन को पकड़ने की कोशिश की। जी जी। और बात आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बार फिर पूछूँ आपसे, गंज बासौदा आखिरी बार कब गई थी आप? गंज बासौदा मेरा कस्बा है जहाँ मेरा जन्म हुआ। हाँ, हाँ, जी, जहाँ जी, पर जी। आप पली बड़ी हैं और जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपको। बहुत ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि अभी मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन 2023 देख रही हूँ, अगर इसमें गंज बासौदा लिखा आ जाए तो मुझे झंझनाहट होने लगती है। वो मेरा जन्म स्थान है, वहाँ मैंने बीए तक पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैं विदिशा आ गई और फिर भोपाल आ गई। गंज बासौदा में अभी 5-6 महीने पहले ही गई हूँ। माँ है हमारी चूँकि, तो वहाँ से मिलने गए थे। लेकिन गंज बासौदा में जो 2 चीज़ें थी मेरे लिए बहुत ख़ास, एक पिता और एक ढाबा, वो दोनों चीज़ें अब नहीं हैं, तो अब गंज बासौदा भी मेरे लिए वो गंज बासौदा नहीं रहा। जैसे भी आपने चांद के बारे में बात की, लेकिन फिर भी माँ है तो जाते हैं। जैसे कि उपन्यास का ये आपका सारा उसका दायरा यही है कि कैसे एक जो आपने भी जिक्र किया, किस तरह की ज़िंदगियाँ जो आम ज़िंदगियाँ हैं वो नहीं बदलती हैं। बाकी शहर में तो फिर मॉल आ गए, ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, जैसे ना तरह तरह की चीज़ें आ जाती हैं, आइकन वो स्कूल आ जाता है। तो हाँ, तो गंज बासौदा में क्या क्या, क्योंकि अब आज से जो बचपन आपका बीता और अब आप देखती हैं तो उसमें ही कितना बदलाव आ गया, वो क्या देखते? देखिए, गंज बासौदा जो है ना, शुरू से जब एक कस्बे के रोड्स उपन्यास 2012 में आया, तो और वो मेरे बचपन की उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गंज बासौदा शुरू से एक बहुत समृद्ध और जीवंत कस्बा रहा है। वहाँ जो एक कस्बे के नोट्स उपन्यास में वहाँ पे 3 तो कॉलेज हैं, एक एलबीएस कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है और एसजीएस कॉलेज है, बहुत बड़ी अच्छी खासी कचहरी है, अस्पताल है, और सबसे बड़ी खूबी है कि गंज बासौदा में उधर आसपास के पूरे कई जिलों को समेटती हुई सबसे बड़ी अनाज मंडी गंज बासौदा में रही है। तो गंज बासौदा और कस्बों की तुलना में बहुत जीवंत कस्बा रहा है। वो वैसे सोया हुआ मरगिल्ला सा कस्बा कभी नहीं रहा गंज बासौदा। और अब चूँकि सभी जगह विकास हुआ है तो गंज बासौदा में भी विकास हुआ है। जैसे जहाँ के मान चलिए पानी की टंकी थी एक, वहाँ पे हम लोग सब लोग कूड़ा फेंकते थे, वहाँ पे एक पार्क बना दिया गया है। सड़कें बहुत हो गई हैं। अब अगर हम अपने देश में विकास की बात करें तो मुझे लगता है कि हम सड़कों को देख के कहने लगते हैं देश ने विकास तो कर लिया, और सचमुच में फीलिंग भी आती है। अभी हम लोगों ने एक बहुत लंबा टूर किया, तो जबलपुर में 15-20 साल पहले जबलपुर गई थी मलय जी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने, और अभी हम जबलपुर गए तो मैं जबलपुर को पहचान ही नहीं पा रही, इतनी तेज़ी से जबलपुर बदल गया। और फिर चूँकि हम पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे थे तो सड़कें इतनी लाजवाब बन गई हैं कि फिर हमारी आँख पे पट्टी बांध देती है वो, कि वो फिर हमें सड़क के आसपास जो जीवन है वो हम उससे हट जाते हैं, और जो हमको सड़क ही सड़क दिखते हम कहते हैं देश ने विकास तो बहुत कर लिया। तो शहर से 10 किलोमीटर उपन्यास में मुझे विकास से कोई परहेज नहीं है। एक ही बात है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सबके लिए होना चाहिए। जैसे इस उपन्यास में एक जगह आती है ना कि साई है जो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई है जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, घुड़सवार एकेडमी है, शूटिंग एकेडमी है, और वहीं पर आइकॉनिक स्कूल बन रहा है। इतना विकसित तिगड्डा है वो, और इतना फ्रीडम है वहाँ पे, मतलब वो स्पोर्ट्स हब की तरह एक डेवलप हुआ है। भोपाल में नीलबड़ो उसको बोलते हैं, सूरज नगर से हम जाते हैं, यहाँ कोई किसी को टोकता नहीं है, दिखता नहीं है, लड़कियाँ घूम रही हैं स्पोर्ट्स में, सारे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं सब। उसी तिगड्डे पे इतना विकास है। उसी तिगड्डे पे एक छोटी सी लड़की है 7-8 साल की, 12 साल की, वो साइकिल चला रही, तो साइकिल चलाते में उसका दुपट्टा चेन में फंस गया, तो बच्ची सिसक सिसक के रो रही है कि मेरे दुपट्टा फंस गया, दुपट्टा फट गया, भैया मुझे बहुत मारेगा। वो मना करता है कि साइकिल मत चलाओ। तो ये जो अंतर्विरोध है, ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को इस उपन्यास में लेने की कोशिश की है मैंने। और दूसरा से आइकॉनिक स्कूल जब बन रहा है तो आइकॉनिक आइकॉन बनेंगे वो सारे बच्चे। तो जो मजदूर औरतें हैं उसमें जो बना रही हैं, तो लगता ना कि एक माँ अपने बच्चे को रात में सुलाते समय सपने में क्या उसके हाथ में पेंसिल ही पकड़ाती होगी ना, वो भी सपना देखती होगी ना कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख जाए। तो सबके लिए जो सब चीज़ नहीं है, तो बार बार लगता है ना कि इस दुनिया को अमीरी गरीबी से परे एक फ़कीरी की दरकार है। मतलब मुझे लगता है कि सब लोग सब फ़कीर हो जाओ, सब ना कोई अमीर रहे ना कोई गरीब रहे, सब फ़कीर हो जाओ, फ़कीर की दरकार। देखिए, उपन्यास और कविता और जो भी है ये सब साहित्य किसके लिए है? तो यही होता है कि जैसे हम सब कहीं खबर पढ़ लेते हैं कि किसान ने आत्महत्या कर ली या ये हुआ, इतने किसान मारे गए, लेकिन जब आप उपन्यास पढ़ते हैं और एक किसी पात्र से जुड़ जाते हैं,
फिर वो दर्द महसूस होता है। अब इसमें कैसे सच बात ये है कि शहर की दुनिया में रहते रहते हम बिल्कुल, जिनका गांव से, कुछ तो ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका, लाखों लोग हैं जिनका गांव से वास्ता ही नहीं है। जी जी। अब जब आप ये उपन्यास पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसान की ज़िंदगी यानी 24 घंटे कितना परिश्रम करता है, कैसे वो मरता खपता है और मिलता कुछ, हासिल कुछ नहीं होता है, वो इस उपन्यास की एक बहुत बड़ा एक पहलू, दर्दनाक पहलू है उसमें उसकी ज़िंदगी का, कि कैसे उसकी एक तो फसल नहीं होती, बंजर ज़मीन है, फिर उसके बाद वो कुछ होता भी है तो जंगली सुअर का पूरा आते हैं और खा जाते हैं, और या चिड़ियों से फसल चली जाती है, बहुत सारे। तो यही उपन्यास की खासियत है, ये जो किसानों का दर्द है जो आपके उपन्यास में यहाँ उभर कर आया है, वो आपने कहाँ देखा, महसूस किया, और उसको कैसे? नहीं देखिए, बचपन में जब हमारे घर में जैसे ना, हमारे यहाँ पहले खेती थी, लेकिन बाद में वो खेती चली गई, नीलाम हो गई थी। तो गंज वासुदाम जब मैं थी तो हमारे पिताजी चूँकि बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, तो गांव के आसपास के लोग और गांव के लोग हमारे यहाँ ढाबे पे बैठते थे, करते थे। तो गंज वासुदाम में सिर्फ किसान जीवन नहीं जीती थी, किसानों की बातें सुनते, किसानों की जो परेशानियाँ होती थी, किसान जो खेती बाड़ी की बातें करते थे। लेकिन इस उपन्यास में जो नीलवड़ के जो आसपास के जो खेत हैं और जो किसान हैं, उनसे चूँकि बहुत ज़्यादा मेरे मतलब पर्सनल होके बोल रही हूँ, वैसे वक्ता की तरह नहीं बोल रही, तो किसान दादा जो हैं, इसमें जो बारलाल दादा हैं, उनसे इतने ज़्यादा संबंध मेरे हो गए और इतना ज़्यादा मैं करीब से रही, चूँकि बैकग्राउंड तो था खेती किसानी का। जब मैंने उनको देखा ना, तो वो कहते हैं कि किसान की माया वो ही जानता है ना, और वो उसने इतना बड़ा कलेजा किसान को दिया है कि बार बार फसल चौपट होती है तब भी वो हार नहीं मानता और हर बार वो फसल को बोता है। तो उसी समय मुझे भी एक एहसास भी हुआ, और बार बार मुझे प्रेमचंद तो बहुत ज़्यादा याद आते थे, और फिर मैंने इसमें एडिट भी कर दिया। तो मतलब प्रेमचंद ने देखा तो क्या देखा किसानों को, कि वो आज भी हमें मतलब लगता है कि हम प्रेमचंद ही हमको हेल्प करते हैं पढ़ने में। तो उनको इतने करीब से जाना, समझा, देखा, तो फिर मुझे लगा, कई बार फील भी आया कि यार किसानों के लिए, मतलब खेत के लिए कोई छतरी बन जाती तो कितना अच्छा होता। तो जीवन तो बड़ा उनका है किसानों का, कि कभी फसल में कभी जंगली सुअर कर गए, कभी बारिश नहीं हुई, कभी ज़्यादा बारिश हो गई, कभी बीज नहीं है। फिर उनके दर्द, छोटे किसानों, मैंने छोटे किसानों को ही लिया है कि छोटे किसानों के दर्द बड़े अजीब से हैं। मतलब उनको समय पे, उनको ट्रैक्टर भी सबसे बाद में मिलेगा, पहले जो ट्रैक्टर वाला है वो बड़े बड़े खेतों को करेगा, बड़े बड़े किसानों के पास जाएगा। अब 5 एकड़ ज़मीन के लिए थोड़ा ना कोई, वो तो तब आएगा जब सबकी बुआई कर देगा, उसके बाद बुआई भी उनकी आखिरी में होगी तो उनकी कटाई भी आखिरी में होगी, और जब कटाई आखिरी में होगी तब तक तो बारिश का कहर, या जो भी प्राकृतिक हम जो कहर कहते हैं, तो वो जीवन बहुत आसपास से देखा। उसी में जैसे वो छतरी वाला टपरा है, वो जो सड़क किनारे टपरा उनने बना लिया, और वो उनके नवाब के चौकीदारी करते हैं, तो उनका भी है। तो उनको लगता है ना कि जैसे कोई भी अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा आदमी उनको दिख जाए तो उनको लगता है बहुत बड़े साहब होंगे। तो मुझे भी कुछ बहुत बड़ा समझते थे कि हमारे लिए कुछ करना, कि हमारे बच्चे की नौकरी लगवा दो, या बेचारे सबसे ज़्यादा तो कहेंगे उनको BPL कार्ड बनवा दो, है ना। कई लोगों के तो BPL कार्ड ही नहीं बने होते, तो वो हमसे कहेंगे हमारी एप्लीकेशन लिख दो, हमारा BPL कार्ड बनवा दो, कहते हैं हमारे लिए, हमारे टपरे के लिए कुछ कर दो। तो वो भी एक है, वो कितने अच्छे से उनको याद कर रही है पुराने लोगों को सब। जी, मैं टपरे वाली बात पर ही आने वाला था, आपने अच्छा किया शुरुआत कर दी। अब देखिए, खबर हम सुन लेते हैं कि सरकारी तौर पर बाकायदा घोषणा की जाती है कि 1200 क्या अवैध मकान गिरा दिए गए, दुकानें गिरा दी गई, और हम सुन लेते हैं एक झटके में 1200 मकान। अब इसमें एक जो टपरा जो गिराया जाना है, उसका जो दर्द है वो उभर करके आता है। एक पूरा, उनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने कोई अवैध कब्जा नहीं किया, एक मासूम लोग हैं, एक ना सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, अभावों से भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस पर एक तलवार लटक जाती है टपरा गिराने की। मैं ये इस प्रसंग पर आपसे ज़रूर कुछ सुनना चाहूँगा, ये जो इस तरह का प्रसंग आया है इसमें, और वो जो दर्द आपने जिस तरह बयान किया है। नहीं, वो एक परिवार है कि, और उनका जो टपरा है, वो टपरा है कि कोई एक गाड़ी, एक साहब निकले हैं गाड़ी से, तो वो पहले एक नवाब का 100 एकड़ का फार्म हाउस है, उसकी वो चौकीदारी करते हैं, और शंभू पटेल रहे हैं। तो शंभू पटेल की चूँकि पहले होता ही था कि पूरी पूरी यहाँ से वहाँ तक की ज़मीन शंभू पटेल की थी, जहाँ तक आगे जाते, उन्होंने उनको दे दिया कि आप यहाँ पे टपरा बनाओ। सड़क बन गई तो सड़क किनारे तिरछे में उनका टपरा उन लोगों ने बना लिया और रह रहे हैं। तो एक दिन एक साहब निकल गए, तो उन्होंने कहा तुम ये सड़क किनारे टपरा है, वो तुम इसमें इतनी मेहनत करो, चूँकि परिवार बढ़ गया तो टपरे का साइज भी बढ़ता जा रहा है, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी बगल बगल में परिवार के। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे टपरा तो कभी भी हट जाएगा। और तो वो जो औरत है वो बड़ी परेशान है, तो वो जो नरेटर है वो उससे भी कहती तुम हमारे टपरे में चलो, अब तुम हमारे टपरे के लिए कुछ करो। तो ये जो है ना कि कोई भी शहरी आदमी थोड़ा सा भी उनको दिख गया तो उनको लगता है अरे तो बहुत बड़े साहब हैं, वो सबको ही साहब समझ लेते हैं
कि टपरे के लिए करो, तो टपरे में घड़ी नहीं है लेकिन टपरे में छतरी है। तो आप ये कल्पना करिए कि एक ऐसा टपरा है जिसमें कि ना टीवी की डिस्क की छतरियाँ लगी हुई है। तो आप कहोगे यार तुम कहाँ से गरीब हो, तुम्हारे तो टीवी है। वो कहती नहीं, टीवी तो हमने बच्चों के लिए ले ली कि बच्चे भी दुनिया से कट जाएंगे। तो वो एक औरत है और वो पुराने अपने ज़माने की ईमानदारी को याद करती है, अपनी बात की वजनदारी को याद करती है कि हमारे शंभू पटेल थे तो शंभू पटेल ने और बड़े नवाब ने कह दिया था टपरा तुम्हारा है। अब तो कोई, मैंने कहा रजिस्ट्री वाला, रजिस्ट्री तो पुराने, अब आज के ज़माने की बात है, हमारे समय तो जवान चलती थी। तो वो अपने ज़माने को याद करती है और इस नए ज़माने में बड़ी परेशान है। तो कोई बहुत लोभ लालच उनमें नहीं है, वो बड़े अच्छे से कहती है कि अब हमारे पास भी सब कुछ है, आदमी हैं, बाल बच्चे हैं, बहुएँ हैं, बेटा है, अकेला पैसे ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ है कहते हैं। तो उसको ऐसा कोई, उनको ये जो लोग हैं ना, इतने अच्छे लोग हैं कि ना ये सौंदर्य को उपजाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करते, इनके संघर्ष से ही सौंदर्य उपजता है। क्या बात। और दूसरी बात है, ये इनकी अपनी जो व्यथा है ना, ये मैंने लिख दिया और बड़े छिपते छिपाते उनसे लिखा कि आखिरी में वो औरत कहती है ना, का लिखत रहते हो पूरे समय, मैं का कह रही हूँ, मतलब इनकी सुन तो लीजिए, इनके जीवन को देख तो लीजिए। तो फिर यही है ना कि वो जो मेहनत कर रहे हैं आप उतना उनको दे दीजिए, वो कोई भिखारी लोग नहीं है। और ना वो चाहते हैं कि उन पर फिल्म बना दीजिए, उन पर उपन्यास लिख दीजिए, वो अपनी व्यथा को कथा बनाना चाहते ही नहीं है। जी जी जी, ये उनकी खासियत है। और देखिए, हाँ, एक बात और मैं कह दूं कि जो टेक्नोलॉजी आई है, तकनीक ने इस समय क्या ना सर्वहारा की डेफिनेशन बदल दी, जो कमोवेश हम नहीं पकड़ पा रहे। हम सोचते हैं सर्वहारा ने गरीब किसान मजदूर, तो जो कंप्यूटर ने टेक्नोलॉजी ने जो नया एक सर्वहारा जो शहरों में रहता है टेक्नोलॉजिकल, उन पर भी एक इसका उपन्यास का आखिरी वो है कि क्या बताएं, हर दिन थाली से एक चीज़ कम होती जाती है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स, मोबाइल ऑपरेटर्स से 12-12 हज़ार, 8 हज़ार, 15 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, इनके माँ बाप भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, तो ये अपनी ये बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के हैं, लेकिन ये चाहते नहीं है कि कोई इनको BPL का समझे। ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके बराबर के ही हैं। वो कैसे अपना जीवन को जीते हैं, कैसे मोबाइल को लेते हैं, कैसे योजनाओं में रहते हैं कि ये मोबाइल, इसकी एक ये प्लानिंग आई है तो ये मोबाइल ले लूँ, तो लैपटॉप ले लूँ, तो कंप्यूटर ले लूँ, कैसे वो वो खुद भीगते हैं लेकिन रेनकोट जो होगा उससे वो अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को बचाएंगे। तो ये जो नया सर्वहारा वर्ग जो टेक्नोलॉजी ने पैदा किया है, हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये उपन्यास दरअसल में आधा शहर और आधा गांव, कि शहर से 10 किलोमीटर दूर का जीवन और हमारे शहर के भीतर ही शहर से 10 किलोमीटर दूर की तरह लोग रहते हैं जिन पर हमारी निगाह नहीं जाती है। जी जी। और देखिए, अब इसी में अब वो भी जहाँ पर मैं आने वाला था, वो आपके उसमें पटेल का जिक्र आ गया अपना। अब पटेल साहब की सैकड़ों एकड़ की ज़मीन है, इतने वो धनवान है, एक तरफ इतनी भयानक गरीबी है, अभाव हैं, रोज़मर्रा का संघर्ष है, और उधर पटेल साहब की दोस्ती नवाब साहब से है। दोनों में शर्त लग जाती है कि अच्छा, ये जो लकड़ियाँ लिए महिलाएं आ रही, बेचारी गरीब औरतें हैं, वो सर पे गट्ठर ला दे, इन लकड़ियों के गट्ठर को नदी में गिरवा दीजिए, और शर्त लग जाती है। और नवाब साहब कहते हैं, फिर वो बेचारे कि चलो कोशिश करते हैं, फिर वो हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि भाई मैं नवाब हूँ और आपको मनमाना दे दूंगा, लेकिन ये गिरा दो, और वो गिराने को राजी नहीं। इतनी मेहनत से लकड़ी काट के लाई है, गट्ठर बना के लाई है, अब वो नदी में कैसे गिरा दें। लेकिन खैर वो किसी तरह नवाब साहब पीछे पड़ के और वो गिरा हो जाती है, और उनको बदले में फिर नवाब साहब देते। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये प्रसंग आपने उसमें डाला है। अब कहीं एक तरफ इतनी भयंकर गरीबी, अभाव, और एक तरफ ये मस्खरी हो रही है अरे आपस की चुहलबाजी में, अब वो लकड़ी के गट्ठर जो है। अच्छा, अब उधर वो उनकी ईमानदारी देखिए कि वो उनकी शर्त हो गई, वो हो गई तो चले गए। वो चाहती तो वो नदी की लकड़ियां वापस ले सकती थी, लेकिन नहीं, वो चूँकि अब वो नदी में गिर गई तो गिर गई। इस प्रसंग पे मैं आपसे कुछ ज़रूर जानिए, इसमें जो आपने रखा है। नहीं, वो जो छतरी वाला टपरा है जो आपने पूरे प्रसंग सुना दिया, वो जो काकी है वो अपना पुराने ज़माने को याद करती हुई सुनाती है सारी बातें कि नवाब और पटेल साहब में शर्त लग गई एक बार कि वो मुँह बोले भाई थे उनके, बेगम के, शंभू पटेल है ना उसके जो कैरेक्टर है। तो उनमें लकड़हारने जंगल से आ रही हैं, तो प्रभु पटेल ने नवाब साहब से कहा कि मैं तुम काय के नवाब, मैं तो तुमको नवाब तब मानूंगा जब तुम्हारे कहने से लकड़हारने नदी में सारे गट्ठर डाल दें। तो वो नदी तिरक रहती है, तो वो नदी तिरक है तो रास्ता तिरक है, तो नदी किनारे वो जो लकड़हारने आ रही हैं जंगल से लकड़ी काट के 8-10, वो टेढ़े मतलब तिरछे चल के आ रही हैं। तो नवाब साहब शंभू जो शंभू पटेल हैं, प्रभु पटेल, वो जीप में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और नवाब हाथ जोड़ के लकड़हारन के आगे पीछे घूम रहे हैं। नवाब वो सुना रही है, किस्सा है उसके समय का। वो नवाब साहब कह रहे हैं भाई तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपने गट्ठर पूरे नदी में डाल दो।
तो उनमें से जो एक जो लकड़हारे ने वो थोड़ी सी उसमें से चुगलबाजी भी करती है नवाब से। वो उसका किस्सा है, अम्मा सुना रही है काकी, तो वो करती है। फिर हालांकि वो मान जाते हैं तो वो पूरे के पूरे गट्ठर नदी में डाल देते हैं। तो जो नरेटर वो कहती बेचारी लकड़हारे, तो बोली बेचारी का है, नवाब ने उनको माला माल कर दिया। नवाब ने उनको इतना दिया जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो बोली कि अरे हमारे ज़माने में तो कीमत होती थी, नवाब साहब ने उनको माला माल कर दिया। और लकड़हारनों के पास भी ईमान था, हमारे समय ईमान चलता था। वो कहती क्या बड़ा आदमी और क्या छोटा आदमी, सब ईमान की खाते थे। ऐसा नहीं है कि नवाब साहब नवाब थे, उनने भी ऐसा नहीं किया गट्ठर डाल दिया तो उन्हें कुछ दिया ना हो, तो नवाब ने उन्हें माला माल कर दिया। उधर लकड़हार ने भी ईमान की खाती थी कि नवाब तो चलेगा जीप में बैठ के, ऐसा उन्होंने नहीं किया कि वो जो पैसा भी ले लिया और फिर गट्ठर भी उठा लेते। वो भी अपनी ईमान जवान की पक्की थी, फेंक दिए तो बहा दिए। तो जो काकी अपने ज़माने में इतनी डूबी रहती है, पुराने ज़माने में, पुराने याद करते कहती हमारे समय में तो चोरों का भी ईमान होता, डाकू भी उसको लूटते थे जिसको लूटना चाहिए। और ये तो तुम्हारा ज़माना है, तुम्हारा ज़माना इतना ख़राब है, तुम कभी कभी रजिस्ट्री करा लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। तो उसी उसमें आता उपन्यास में उसके यहाँ एक बार हिजड़े आ जाते हैं उसकी बहू को परेशान करने। तो वो हिजड़ों को बहुत डांटती है, कहती तुम हमारे भोपाल के हिजड़ों को बदनाम कर रहे हो, तुम पता नहीं कहाँ से आ गए, हमारे भोपाल के हिजड़े तो ऐसे हैं ही नहीं। तो वो अपना पुराना ज़माना याद करती है। और अभी उसका टपरा कहीं चला ना जाए तो बड़ी हैरान परेशान रहती है। तो बार बार नरेटर्स कहती हैं हमें टपरे के लिए तुम कुछ करना। और फिर आखिरी में एक बड़ा इसमें वो करुण प्रसंग है कि वो नरेटर देखती है कि उसके टपरे पे नंबर लिखा गया 10 नंबर 9 मान के चली। तो वो दौड़ी साइकिल चला के जाती है उसके पास, काकी तुम्हें टपरा मिल गया? बोली काय को मिल गया, तुमने कुछ करा है क्या? मैंने कुछ नहीं करा। तो फिर कैसे मिल जाएगा? तो उसके बेटे की बेटी अपनी सहेली के यहाँ जाती है, तो सहेली के यहाँ वो अपना उसकी सहेली के घर में वो नाम लिखा देखती है, तो वो लाके चाक से अपने घर के ऊपर नंबर डाल देती है मन से। ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े जीवट लोग हैं, इनका अपने अपने प्रसंग हैं। कि वो अम्मा कहती है ना कि अपनी चिड़ैया अगर बाजरा खाए तो चलो खा लो। अब फिर कहती है चिड़िया पता नहीं कहाँ की चिड़ैयों को बुला के ले आती हैं, खेत को पूरा सपा चट कर देती हैं। फिर इसमें एक बड़ी सुंदर कथा है कि जो बिजुका है, बिजुका को रात भर छोड़ दिया तुम किसान की वो मतलब खेती की रखवाली करो, और बिजुका को चिड़ियों से प्रेम हो गया। और वो चिड़िया और बिजुका मदहोश हो जाता है, चिड़िया पूरा खेत चुक जाती हैं, सुबह निर्जीव हो जाता है और शाम ढलते ही चिड़ियों के आते वो मतलब सजीव हो जाता है। तो वो कहता है किसान कहाँ किस से करेगा। तो जो एक कैरेक्टर है बारेलाल दादा, वो कहते हैं खेती है, इसमें सबका हिस्सा है, इसमें कौओं का हिस्सा भी है, इसमें चिड़ियों का हिस्सा भी है, इसमें आदमी का भी हिस्सा है, इसमें प्रकृति की मार भी है, और इसमें बड़ी अच्छी एक भैंस है जो बड़ी नखरील है ना। तो वो पूरा जो खेती किसानी का जो पूरा जो जीवन है उस जीवन को लिया। और फिर इसी में है ना कि कई लोग फिर खेत बेच के या जीप खरीद लेते हैं, ज़्यादातर लोग कि अपनी खुद की जीप खरीद ली, फिर वो शहर की तरफ आते हैं। तो एक बेघर का घर है, ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके पास घर नहीं है शहरों में, लेकिन वो अपनी गाड़ी में ही सोते हैं। तो इस ढंग से इसकी पूरी बनावट है कि शहर से 10 किलोमीटर का जो जीवन है और शहर के भीतर जो टेक्नोलॉजी ने जिन लोगों को हमको कर दिया उसको एक साइकिल के माध्यम से। तो बस यही खास बात ये है कि शहर से 10 किलोमीटर ये जो है उपन्यास, ये हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ गांव की कहानी है, इसमें सिर्फ किसान की कहानी है। पूरा एक भारत जो भारत होता था, जो भारतीयता होती थी, जो भारत की संस्कृति जिसको हम कहें, भारत के जीवन मूल्य कहें, एक बड़ा सादगी भरा जीवन, संतोष भरा जीवन, ईश्वर पर आस्था है, कितनी भी गरीबी है लेकिन जहाँ कहीं आस्था वाली बात आती है तो वो वहाँ वो गरीबी को भुला के जहाँ जो करना है वो करना है। और वो जो पूरा एक जिस तरह का हमारा, जैसे अभी आपने उसके ईमान की बात की, तो वो अब जो इस उपन्यास से जो कुछ उभर के आता है उसमें यही कि कैसे हमारे सारे जीवन मूल्य कैसे छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं, किस तरह से बाजार की सभ्यता वो धीरे धीरे आती जा रही है। तो ये उपन्यास एक बड़ा समग्र जो है पूरा जीवन लेकर के इसमें आता है, उन्हें समाहित करता अपने भीतर। मैं अब चाहूँगा कि आप कोई एक आध अंश तो जरूर पढ़ दीजिए। मैं उससे पहले एक बात करूँ, जैसे कल प्रियदर्शन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी उपनिवेश पर कि हम यूरोप ने इतना उपनिवेश बनाया तो इतना संपन्न हुआ, तो भारत किसको उपनिवेश बनाएगा। तो जो पुरानी साइकिल आज भी है, ऐसा नहीं है वो पुरानी साइकिल लोगों के पास आज नहीं है, लेकिन जो नई साइकिल आज आ गई है, तो नई साइकिल अगर सड़क पे चल रही है, जो गियर वाली साइकिल होती है बहुत मतलब फिटनेस सिंबल की, और एक जो डंडे वाली साइकिल जब चलती है तो एक तरफ भारत और एक इंडिया वो दिखता है हमें, है ना, सड़क पे दिखने लगता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है नई साइकिल, और पुरानी साइकिल भारत देश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चीज़ें बदली नहीं है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सब हो रहा है।
और मुझे लगता है कि बस एक ही है कि सबके पास सब कुछ होना चाहिए। एजुकेशन अगर है तो सबके पास होना चाहिए, सबका राइट्स बनता है। उपन्यास में भी यही सारी बातें हैं और भी दूसरी सारी बातें हैं। अभी विजय बहादुर सिंह सर से बात हो रही थी तो पहले जब उन्होंने उपन्यास दिया मैंने उनको पढ़ने के लिए, उन्होंने बोला मैं इस पर लिखूंगा नहीं, तो मैंने कहा आदरणीय मैं उन्होंने हमें पढ़ाया है, मैं आदरणीय सर मैं आपको दे रही हूँ जब भी आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर मुझसे बोले कि तुमने ऐसा किया कि चांद और साइकिल ने अपनी नागरिकता पाली। उन्होंने भी लिखा है उपन्यास। फिर बोला कि जो करुण कथा है मतलब ये जो भारतीय जीवन है, भारतीय किसान जीवन है या भारतीय जीवन का जो दारिद्र्य है, एक तरीके से इसका पुराण कथा की तरह है ये उपन्यास। तो लिखते समय यही कोशिश रही कि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, और पहुंचाना भी इसलिए है कि वो जो जीवन मैंने देखा है उस जीवन को जो वो करते हैं उनके साथ छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। और एक बृहत्तर पाठक समाज अगर इसे पढ़ेगा तो आपके पास एक निगाह विकसित होगी, एक देखने की आंख विकसित होनी चाहिए कि हम जीवन को देख सकें। हम एक ही साइड वन साइडेड हम ना चलें कि हम सड़कों पे जो जीवन फैला है आसपास, हम समृद्धि भी को भी देखें और समृद्धि की थलचट में जो जीवन कसमसा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाए। नीलेश जी, मैं एक ये चूँकि जो आप उपन्यास लिखती हैं तो उसका उद्देश्य तो यही कि जो स्थितियां हैं देश के सामने आए, जो समाज चिंतक हैं उनके सामने आए, चीज़ें बदलें। अभी पिछले दिनों एक कृषि विशेषज्ञ कह रहे थे कि जब हमारे कोई राष्ट्राध्यक्ष या जो भी प्रधानमंत्री वगैरह जब कहीं जाते हैं किसी, तो कारपोरेट जगत के व्यापारी और वो उद्योगपति तो जाते हैं, किसानों का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं जाता? जो करोड़ों किसान हैं तो वहाँ से भी कोई एक प्रतिनिधि जाए। कहने का तात्पर्य है कि आप किसानों की जो दशा आपने बताई, उसी तरह कर्ज में डूबे हैं, उसी तरह भावग्रस्त हैं, उसी तरह संघर्ष कररत हैं, अभी अनिश्चितता है। क्या किसानों को लेकर के एक लेखक के नाते, लेखिका के नाते आपकी कल्पना क्या है? कभी ऐसा होगा कि ये आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या वाली खबरें बंद होंगी? और कहा तो गया था कि 75 साल पूरे होंगे तो 2022 में आमदनी दुगनी होगी या जो भी होगा, वो उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? कभी किसानों की स्थिति में बदलाव नहीं, ये तो नजर आता है? बहुत कठिन सवाल है। मुझे लगता है पी साईनाथ जी से करना चाहिए आपको। पी साईनाथ जी से ज़्यादा एक लेखक के तौर पे आप देखिए ना, किसानों के बारे में आप किसानों का जो जीवन है या किसान की जो वो है, मेरी कई कविताएं भी हैं उस पर कि किसान क्या है, वो शहर में आके कैसा हो जाता है और गाँव में क्या रहता है। आप अपना अखबार उठा के देख लीजिए, आप किसानों की खबर या किसान जीवन के लिए कोई पन्ना या पन्ना तो बहुत बड़ी बात है, एक अखबार का एक पेज, एक जरा सा एक कॉलम भी किसान जीवन के लिए नहीं है। हम टीवी देखते हैं तो टीवी पे भी नहीं है, किसान जीवन नहीं दिखेगा, समाचारों में भी हमें जीवन नहीं दिखाई देगा। जबकि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्य, पहले तो कहते थे भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, और किसान, और गाय हमें दूध देती है। अब आप ये देखिए, ये जो वाक्य है कि गाय हमें दूध देती, गाय हमें कहाँ दूध देती है? गाय से हम दूध लेते हैं। सही बात है, सही बात। और गाय से जब गाय को हम इतना ज़्यादा करते हैं, अभी सड़कों पे आप देखिए जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम गाय को खुला छोड़ देते हैं कि तेरी किस्मत जहाँ तू चली जाए। एक वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। दूसरा, जब हम गाय को जब दूध लेते हैं कि गाय पनाह जाए, तो हम गाय को बछड़े को उसके पास छोड़ेंगे, उसके बछड़ा जाके मुंह लगाएगा थनों में, और जब उसके थनों में जब दूध आता है तो हम बहुत ही कसाई ढंग से हम बछड़े को खींच लेंगे और गाय का दूध लगा लेंगे। अब उसके धनी पर निर्भर करता है, गाय का धनी कितना सेंसिटिव है कि हो सकता है बछड़े के लिए थोड़ा सा दूध छोड़ दे। कुछ लोग बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते, बिल्कुल निचड़े हुए थनों के पास छोड़ देते हैं। फिर आप कहते हो गाय की आंखें बड़ी पनीली हैं। अरे गाय की आंखें पनीली नहीं होंगी तो क्या हमारी आपकी आंखें पनीली होंगी ना? तो जैसे किसान औरतें हैं ना, वो किसान औरतें देखिए कितना बड़ा कलेजा, वो रोती नहीं है, उनकी सिर्फ आंखें लाल हो जाती हैं। दुख इतना भर जाता है उनका, मतलब है ना कलेजा चीर देने वाला, तो लाल आंखें हो जाती हैं उनकी। वैसा नहीं, किसान औरतें आपको ऐसे जाड़ रोती नहीं मिलेंगी अपनी समस्या कहते हुए। तो ये सारे चीज़ें हैं। तो अब किसान जीवन और उसके बारे में तो प्रियदर्शन जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, किसानों का प्रतिनिधित्व बताइए आप। नहीं, प्रियदर्शन जी ने ये उपन्यास पढ़ा है और प्रियदर्शन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इसका लाभ उठाते हैं और उनसे चाहूँगे संक्षेप में कुछ तो उपन्यास के विषय में आप भी बताएं। प्रियदर्शन जी हमारे बहुत लेखक भी हैं, कवि भी हैं, समीक्षक भी हैं, पत्रकार भी हैं। जो अशोक जी ने कहा था वही मेरा भी संकट है। कोई तारीफ करता है तो मैं चुप हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। तो इसलिए मेरे पास समय कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट में नहीं, थोड़ा ज़्यादा देना होगा। 2-3 मिनट जो भी है। हाँ समय है, ठीक है। असल में जो बिल्कुल आखिरी बात थी किसानों के प्रतिनिधित्व की मीडिया में,
मुझे 2004 की घटना याद आती है। एक मॉडल थी नफीसा जोसेफ। रात को 12 बजे हम लोग बुलेटिन कर रहे थे, अचानक पता चला कि मॉडल ने खुदकुशी की कोशिश की है। तो मैं नहीं जानता था नफीसा जोसेफ कौन है। तो मैंने कहा कि छोड़ो छोड़ो, इस देश में तो इतने लोग खुदकुशी करते हैं, अब रात को मैं नए सिरे से उसके लिए बुलेटिन नहीं करूँगा। लेकिन 2 मिनट के भीतर मेरा जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है, जहाँ बहुत सारे नए लड़के लड़कियाँ काम करते हैं, सर कर लेते हैं सर, नफीसा जोसेफ, उन्होंने पूरी उसकी बायोग्राफी बता दी कि कौन थी, कितनी बड़ी थी और किसका उससे अफेयर चल रहा था, किससे शादी होनी थी। मैंने कहा इतनी बड़ी खबर है। तब तक हमारे बॉस का फ़ोन आ गया, वो मित्रनुमा थे दिबांग, कि प्रियदर्शन नफीसा जोसेफ पे कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आधा घंटा कर रहे हैं। और 15 मिनट में आधे घंटे की सामग्री टीवी पे तैयार हो गई। और मैं हतप्रभ था कि जिस देश में उस समय तक 15,000 किसान औसतन आत्महत्या करते थे, वहाँ एक मॉडल की खुदकुशी मीडिया के लिए एक बड़ी, कितनी बड़ी खबर है। तो मीडिया या हमारे देश में किसानों के रिप्रेजेंटेशन की असली स्थिति ये है। दूसरी बात, 2-3 बातें मैं करूँगा, थोड़ा समय ले लूँगा। जो बात हो रही थी कि साइकिल की, रफ्तार की, और पूरे उपन्यास में जो सबसे ख़ास बात क्या है, ये रुश्दी का जो मिडनाइट चिल्ड्रन है, उसमें एक किरदार है अमीना, बड़ी अमीर संभ्रांत घराने की है। वो जाती है चांदनी चौक और उसके बाद राइटर लिखता है कि शी लॉस्ट हर सिटी आईज, उसने अपनी शहरी आंखें खो दी। अचानक देखती है अरे बाबा इतनी गरीबी है, ऐसे विकलांग अपाहिज लोग, इतने भिखमंगे, कौन सी दुनिया है। तब उसको समझ में आता है कि ये दुनिया कितनी भयावह है। हम तमाम लोग एक शहरी आंख लगा के चलते हैं, जिसके चलते हमारा सड़क पे चलना संभव हो पाता है। नहीं तो जिन गाड़ियों से हम गुजरते हैं, जो कल भी मैं बोल रहा था, जिन फ्लाईओवर्स के, उसके नीचे लोग सोए रहते हैं, कायदे से हम उनको देखते नहीं हैं। इस उपन्यास की सबसे ख़ास बात यह है कि बिल्कुल शुरुआत से ही इसमें शहरी आंख नहीं है। ये बिल्कुल खुली आँखों से जो एक इंसान की सहज आँख होती है, उससे पूरे परिदृश्य को देखने की कोशिश है। साइकिल और रफ्तार की बात की, मानवीय रफ्तार, मुझे याद है गांधी जी ने हिंद स्वराज में 20 किताबों की चर्चा की है। उसमें किताब फैलेसी ऑफ स्पीड है। माना जाता है कि स्पीड के हम सब बड़े गुलाम हैं। हम लोग सब मानते हैं कि रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए, विकास की रफ्तार, सब चीज़ की रफ्तार तेज होनी चाहिए। लेकिन गांधी कहते हैं कि रफ्तार कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वो थॉमस टेलर की किताब है शायद वो, हाँ, उसमें है कि रफ्तार आपका चीज़ों से रिश्ता तोड़ देती है। जैसे आप जंगल में दौड़ना शुरू करें, जंगल में आप चलें टहलें अगर, तो जंगल बहुत प्यारा लगेगा आपको। एक एक टहनी, एक एक फूल, एक एक पत्ती लगेगा आपकी दोस्त है। लेकिन उस जंगल में आप दौड़ना शुरू कर दें तो लगेगा कि इस पत्ती को गिरा दें, इस डाल को काट दें, ये नदी कहाँ से, झरना कहाँ से आ गया बीच में, ये क्यों फिसल रहा है, पूरा जंगल आपको शत्रु लगने लगेगा। तो ये रफ्तार जो है, आजकल हम लोग बड़ी तेज रफ्तार से चलते हैं। मतलब बिल्कुल जैसे हमारे आसपास घटनाएं बिल्कुल प्रकाश की गति से बदलती हैं। एक ट्रेजिडी आज मोरक्को में होती है, कल लीबिया में होती है, परसों मणिपुर में होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में होती है। सब हमारी मेमोरी से धुलता चला जाता है। तो इस उपन्यास की जो सबसे अच्छी बात है कि वो धीमे 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 धीमे, बहुत तथ्य नहीं, बहुत आंकड़े नहीं, सिर्फ जीवन को देखता, उससे संवाद करता दादा के किरदारों से, सबसे एक बहुत ही मानवीय किस्म का उपन्यास है। और जिसके चलते मतलब मैं तो देखता हूँ कि जिसको एकेडमिक दुनिया में अग्रेरियन क्राइसिस बोलने की आदत है और मीडिया में किसानों की खुदकुशी, असल में उसका असली संकट, उसका असली चेहरा शहर से 10 किलोमीटर दूर निकल कर वो साइकिल वाली कथावाचक जब लोगों के बीच पहुंचती है, जब वो दादा से बात करती है, जब देखती है कि इस साल मक्के की फसल बर्बाद हो गई, अगले साल सुअर ने फसल खा ली, कैसे एक के बाद एक दुष्चक्र इस देश के जो सबसे बहादुर लोग हैं, जो सबसे जीवट वाले लोग हैं, उनके जीवन को पीसता जा रहा है। वो इसकी मर्मभेदी दास्तान है। हिंदी में कई उपन्यास इधर के वर्षों में खेती पे लिखे गए हैं। मुझे मतलब अचानक नाम ले तो
फांस याद आता है संजीव जी का, जी जी। फिर मधु कांकरिया का भी ढलती सांझ का सूरज है, उसका है पंकज सुबीर का है अकाल में उत्सव। इन सारे उपन्यासों के बीच ये उपन्यास बस इसलिए मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि अच्छा इसमें शिल्प के बंधन को जो फिर लपू झन्ना की ओर मुझे ले जाता है कि शिल्प का बहुत टाइट बंधन नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को देखता हुआ, बहुत सारी कथाओं उपकथाओं को पिरोता हुआ, एक ऐसे टैक्सी वाले की कहानी भी इसमें शामिल है जो गांव से शहर आया है, जिसके पास सोने की जगह नहीं है और जो हाउसिंग सोसाइटी की दरबानों के साथ मिलके वहाँ रह रहा है, वहाँ अपना एक जीवन, अपनी एक दुनिया बसा रहा है। तो बहुत कम साधनों में बिल्कुल संकट के छोर पे खड़े होके अपने आप को बचाए रखने का जो जीवट है वो इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। अभी बोलते बोलते मुझे ख्याल आया इसके उपन्यास का, वीरेन जैन के डूब और पार का। डूब के आखिरी में वो जो काका रेडियो फेंकते, मैं कहानी वो भूल गया, वो मुझे याद आता है। अचानक यहाँ दादा का जीवट जो है उसकी याद दिलाता है, उस किरदार की। तो बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं जी, लेकिन फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा इसका जो है उसका फ्लेवर जो है ना, तो कुछ अंश आप इसमें से पढ़ दीजिए। भले ये अगर आप ये पसंद हो 94 पेज पर ये पढ़ दीजिए, आपकी मर्जी है तो वो पढ़ दीजिए। मैं यही पढ़ देती हूँ जो आपने कहा। ठीक। अब मैं एक बात और कहूँ, ये जो नीलेश जी हैं चूँकि कवित्री हैं मूल रूप से, तो अपनी कविता का बड़ा जायज़ फ़ायदा इसमें बहुत उठाया है। इसमें से कोई अगर 30-40 बहुत अच्छी खूबसूरत क्षणिकाएँ बन सकती हैं या लघु कविताएँ बन सकती हैं, अगर उसके अंश निकालने से। जी। किसी के काम ना आ सकने वाला थका हारा मन लिए दर दर भटकती हूँ। किसी के काम ना आ सकने वाला थका हारा मन लिए दर दर भटकती हूँ। जीवन के किस अबूझ प्रपंच में फंस गई हूँ। लकीर को जितना सीधा खींचने की कोशिश करती हूँ उतनी ही टेढ़ी होती जाती है। सोचती कुछ हूँ, हो कुछ और जाता है। ये कैसा माया लोक है जिसमें सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं। अनगिनत अंतहीन सीढ़ियाँ, जितना नीचे उतरती हूँ गीलापन उतनी ही फिसलन पैदा करता जाता है। काई से चिमटी ये सीढ़ियाँ माया लोक के रहस्य से आवरण हटाने के बजाय उसे और रहस्यमय बनाती जाती हैं। क्या इस रहस्य के पार जाया जा सकता है? इस रहस्य को पार करने के बाद ही टपरे के लिए कुछ किया जा सकता है। चिड़िया तो आकाश में उड़ते हुए कभी सरहदों का ख्याल नहीं करती। वो बिना वीसा बिना पासपोर्ट के उड़ती रहती है। वो जब चाहे जहाँ चाहे अपना घोंसला बना सकती है। वो अपने घोंसले की कभी रजिस्ट्री नहीं करवाती। वो उसे खरीदती भी नहीं है और कभी बेचती भी नहीं है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।